बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 मार्च 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। साथ ही साथ इस ऐप में खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसमें आप अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने से आपको फायदा ये होगा कि आप खुद से भी, आपका अगर कोई न्यूज़ होगा तो आप खुद से इस ऐप में खबर को पोस्ट कर सकते हैं। या साथ ही साथ इस ऐप में आप मात्र 1 मिनट में कोई भी खबर को देख सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी खबर को फेसबुक या फिर यूट्यूब में जाकर देखते हैं तो 3 से 4 मिनट या फिर 5 मिनट ले लिया जाता है एक खबर को देखने के लिए। वहीं पर आपको केडीबी लाइव ऐप में मात्र 1 मिनट में वही खबर दिखाई जाएगी। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए अब फिर बात करेंगे आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज की। तो आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि 398 करोड़ के बजट से बाढ़ रोकने की तैयारी, गंगा कोसी समेत इन नदियों के लिए प्लान तैयार। बिहार में जातियों पर बांटने के लिए हल्ला मचा रहे हैं, जब वे दूसरे राज्यों में चुप क्यों? प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। भाजपा के इस आखिरी दांव में फंस सकती है आरजेडी, लालू का एमओआई भी हो सकता है फेल, सह करेंगे खेला। पप्पू यादव होंगे पूर्णिया लोकसभा सीट से महागठबंधन के कैंडिडेट, घोषणा का इंतजार। लालू यादव के एक और करीबी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। बिहार के मौसम में सबसे बड़ा बदलाव, सर्दी का आलम, मौसम विभाग ने 5 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। गरीबों की थाली में दाल नहीं, नीतीश कुमार के पास विजन नहीं, पप्पू यादव ने पीएम मोदी से पूछा ये तीखा सवाल। एमएलसी चुनाव को लेकर के बिहार कांग्रेस में कलह, महिला एमएलए ने लगाए संगीन आरोप। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के वेट एंड वॉच की नीति, एनडीए में शामिल हो सकते हैं मुकेश सहनी। प्यार हमारा अमर रहेगा, इंटर की छात्रा ने कॉपी में लिख दी प्रेम कहानी। चुनाव से पहले नीतीश ने तेजस्वी यादव के साथ फिर कर दिया है खेल, जेडीयू में शामिल हुए ये 3 आरजेडी नेता। लालू के करीबी बालू कारोबारी सुभाष यादव गिरफ्तार, ईडी ने भेजा जेल। तेजस्वी ने की चिराग पासवान को 8 सीट देने की पेशकश, जाने बिहार में भाजपा के लिए संतुलन साधना क्यों रहा है मुश्किल। बिहार फिर जारी करेगा सबसे जल्दी रिजल्ट, जाने कब तक नतीजे आने की है उम्मीद। बिना मोबाइल या टीवी के बच्चा नहीं खाता है खाना, तो इन 2 आसान ट्रिक्स से छुड़ाए बच्चे की ये बुरी आदत। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में हर साल बाढ़ से तबाही मचती है, जहां लाखों घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं। अब बाढ़ को रोकने को लेकर के बिहार सरकार ने बड़ी कदम उठाई है, जहां ऐसे 55 नए संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किया गया है, जहां से बाढ़ आने की उम्मीद ज्यादा होती है। जहां इन्हें मानसून से पहले दुरुस्त कर लेना है। जहां जल संसाधन विभाग ने इसकी कार्य योजना तैयार की है। बाढ़ नियंत्रण परियोजना के तहत इनका क्रियान्वयन होगा। जल संसाधन विभाग की इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 398 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस राशि से गंगा, गंडक, कोसी, बुढ़ी गंडक, महानंदा, बागमती, कमला नदियों के संवेदनशील स्थलों को मजबूत बनाया जाएगा। इन नदियों में कई ऐसे स्थान हैं जो बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। यदि इन्हें दुरुस्त नहीं किया गया तो फिर बाढ़ अवधि में ये खतरनाक हो सकते हैं। इस योजना के तहत पुरानी बागमती नदी के बायां तटबंध के 16वें किलोमीटर से 20वें किलोमीटर के बीच तटबंध का उच्चीकरण किया जाएगा, उच्चीकरण किया जाना है, ताकि बाढ़ का पानी इसके ऊपर से न बहे। इसके अलावा इनका पक्कीकरण भी किया जाना है, ताकि इसे वैकल्पिक सड़क मार्ग के रूप में विकसित किया जा सके।
दोस्तों बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के 8000 छोटे सरकारी भवनों पर सोलर ऊर्जा सिस्टम लगाया जाएगा। जहां आपको बता दूं कि इसका मेगावाट 200 होगी, यानी कि 200 मेगावाट की क्षमता होगी। यह जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के अलग अलग जिलों में स्थित 8000 छोटे भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। इस क्रम में बिजली कंपनी 200 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा सिस्टम को तैयार करेगा। जहां इसके लिए जल्द ही निविदा की प्रक्रिया शुरू होनी है। हाल ही में बिजली कंपनी ने 65 मेगावाट सोलर एनर्जी सिस्टम के लिए निविदा की थी, जहां इनमें से 50 मेगावाट का कार्यादेश जारी कर दिया गया है। बिजली कंपनी के संबंधित अधिकारी ने बताया है कि जिलों के बड़े सरकारी भवन जिसमें समाहरण न्यायालय भी शामिल है, छतों पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम लगाए जाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब छोटे छोटे सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम स्थापित होने हैं। बिजली कंपनी से मिल रही जानकारी के अनुसार सभी सरकारी महकमों से ये जानकारी मांगी गई थी कि जिलों में उनके ऐसे कितने छोटे छोटे कार्यालय हैं जिनकी छत पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर एनर्जी सिस्टम को लगाया जा सकता है। विभागों से सूचना के हिसाब से ऐसे 8000 भवनों के बारे में जानकारी मिली है। इनमें आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्कूलों के भवन और फिर पंचायत भवन आदि शामिल है। जब मोटे तौर पर आकलन के हिसाब से इसके लिए 200 मेगावाट बिजली की जरूरत है। अब बिहार की राजनीतिक गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि बिहार में कांग्रेस विधायक ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं बिहार प्रदेश कांग्रेस के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। हाल ही में कांग्रेस के 2 विधायक भाजपा के साथ चले गए थे। अब महिला विधायक प्रतिमा दास ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहाँ राजपाकर की विधायक प्रतिमा दास ने शनिवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधान परिषद की रिक्त हुई 11 सीटों पर होने वाले चुनाव में महागठबंधन में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने पर भड़क गई। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के 4 विधायक होते थे तब भी कांग्रेस के लोग एमएलसी बनते थे, आज तो 17 विधायक हैं। उन्होंने अपने अध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि वे कांग्रेस व केंद्रीय नेतृत्व को भी अंधेरे में रखते हैं। जब बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अधिकांश समय दिल्ली में ही रहते हैं, जहाँ ऐसी स्थिति में उनसे आम कार्यकर्ता कैसे मिल सकता है जब वे विधायक तक का फोन नहीं उठाते हैं। जहाँ उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग कर दी है। दोस्तों अब बिहार में भी योगी मॉडल देखने की उम्मीद लग रही है। आपको बता दूं कि बिहार में माफिया या तो जेल में बंद होगा या फिर बिहार छोड़ करके जाना पड़ेगा, ये कहना है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी ने इसको लेकर के सिग्नल दे दिया है। जी हां, बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार बनी है उसके बाद गरीबों पिछड़ों को तंग करने वालों के लिए कानून बना है। माफिया के लिए स्पष्ट मानना है कि माफिया या तो जेल में बंद होंगे या फिर बिहार छोड़ करके जाना पड़ेगा माफिया को। उन्होंने कहा है कि बिहार में एक नया कानून बना है जिसमें अति पिछड़ों के लिए जमीन लेने वाले गरीबों को तंग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में जिनको 5 किलो अनाज मिलता था अब उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी कराएगी। अब बिहार के अररिया से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि बिहार के अररिया में एक कारोबारी को पहले अगवा किया गया, अगवा करके उनको नेपाल लेकर चले गए। जी हां, इंडिया से उनको नेपाल लेकर गए, यानी कि अररिया के धरती से उसको अगवा करके नेपाल ले गए, फिर 3 करोड़ की फिरौती की मांग कर डाली। जी हां, हालांकि इसका खुलासा हो चुका है। आपको बता दूं कि भारत के व्यवसाय को अगवा करके नेपाल ले जाने और फिर वहां से फिरौती मांगने वाले गिरोह का मुखिया राजन मांझी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यहां पुलिस ने विराटनगर स्थित कंचनबाड़ी में शुक्रवार को स्थानीय मोरंग और फिर महोत्तरी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करके उसे गिरफ्तार किया है। मोरंग पुलिस प्रवक्ता डीएसपी रंजन कुमार दहाल के अनुसार गिरफ्तार राजन मांझी भारतीय व्यवसायी को अपहरण करके नेपाल में ले जाकर के फिरौती मांगने के साथ ही अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल होने की बात कही है। आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार बीते दिसंबर में सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा बाजार के 2 व्यवसायियों को अपहरण करके राजन नेपाल लाया था। जिस मोबाइल से फिरौती मांगी गई थी उसमें आवाज राजन की मिली थी। जिला पुलिस कार्यालय महोत्तरा के पुलिस प्रवक्ता डीएसपी दिलीप कुमार गिरी के अनुसार 30 दिसंबर को सोनवर्षा बाजार के ईट भट्टा व्यवसायी 34 वर्षीय अभिषेक कुमार को अपहरण करके नेपाल लाया गया था, जिससे राजन के द्वारा 3 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। अंत में 10 दिन बाद 50 लाख भारतीय रुपए फिरौती लेकर के सरलाही जिले के संग्रामपुर स्थित नेपाल भारत सीमा नजदीक अपहरण करके अपहरणता को मुक्त कराया गया था। जब वही सोनवर्षा के ही दवा व्यवसायी कामेश्वर राय को भी 2 दिसंबर को अपहरण करके नेपाल ले गया था, जिसे 7 दिसंबर को 30 लाख रुपए की फिरौती लेकर के महोत्तरी जिले के शमशी से अपहरण मुक्त कराए गए थे।
दोस्तों भाजपा ने मुसलमानों को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि भाजपा मुसलमानों को टिकट कभी नहीं देती है। जी हाँ, 99.99% मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो। जहां तक अगर विधान परिषद की बात करें तो कुछ हद तक विधान परिषद में खासकर बिहार विधान परिषद में कभी कभी मुसलमानों को टिकट दी जाती थी। आपको बता दूं कि बिहार से एक कद्दावर मुस्लिम नेता शाहनवाज हुसैन है। शाहनवाज हुसैन को बिहार विधान परिषद में जगह मिली थी पिछली बार, लेकिन इस बार उनका पत्ता काट दिया गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी बची खुशी मुस्लिम कार्यकर्ताओं को सीधा नकार दे रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार विधान परिषद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। जहां विधायकों की संख्या के आधार पर देखें तो फिर बिहार विधान परिषद में भाजपा के हिस्से 4 सीटें आती है, लेकिन पार्टी ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष मांझी को अपने हिस्से की 1 सीट दे दी थी। बीजेपी ने एमएलसी की बाकी 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का शनिवार को ऐलान कर दिया है। भाजपा ने अपने जिन 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है उनमें मंगल पांडे, प्रोफेसर लाल मोहन गुप्ता और फिर अनामिका सिंह का नाम शामिल है। बिहार विधान परिषद में इस बार पिछले 6 मई को बीजेपी के 3 प्रत्याशी एमएलसी रिटायर हो गए थे। उनमें 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन और डॉक्टर संजय पासवान का नाम शामिल था। यह बीजेपी की इस लिस्ट के बाद दोनों का पत्ता कट गया है। हालांकि शाहनवाज हुसैन लोकसभा टिकट के दावेदार भी हैं, ये कहा जाता है। जहां हो सकता है कि पार्टी उन्हें लोकसभा का टिकट दे, लेकिन अभी तो फिलहाल इसकी उम्मीद नहीं दिख रही है। गौर करने वाली बात यह है कि शाहनवाज हुसैन को दोबारा विधान परिषद नहीं भेजा गया है। यहाँ वहीं दूसरी तरफ मंगल पांडे को विधान परिषद भेजा जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उनका इस बार लोकसभा चुनाव लड़ना संभव नहीं दिख रहा है। आपको बता दो कि मंगल पांडे अपने गृह जिले सिवान से लोकसभा टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे। मंगल पांडे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी भी हैं। बिहार में जातियों पर बांटने के लिए हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन वे दूसरे राज्यों पर आखिर चुप क्यों? ये कहना मेरा नहीं, ये सवाल है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर का ये सवाल किसी और से नहीं बल्कि कांग्रेस से है। आपको बता दूं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में जन स्वराज अभियान के तहत पदयात्रा कर रहे हैं। अब उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा है कि राहुल गांधी बिहार जैसे गरीब राज्यों को जातियों में बांटने के लिए शोर मचा रहे हैं, लेकिन वे दूसरे राज्यों पर चुप है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो राहुल गांधी बिहार जैसे गरीब राज्यों को जातियों में बांटने के लिए समाज में हल्ला मचा रहे हैं, वे तेलंगाना और फिर कर्नाटक जैसे राज्यों में जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जातिगत जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। यह जनगणना के दौरान जो जानकारी निकल करके सामने आए उस पर ईमानदारी से स्थिति में सुधार का प्रयास होनी चाहिए। जहाँ उन्होंने आगे कहा कि आज राहुल गांधी इस देश में कह रहे हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। जब उनसे ये कोई नहीं पूछ रहा है कि पिछले बार जनगणना की गई तो फिर 10 साल यूपीए की सरकार थी, उस समय जाति के आधार पर जनगणना कराई गई थी। इसके बावजूद भी कांग्रेस की यूपीए सरकार ने रिपोर्ट रिलीज तक नहीं की। या उन्हें रिपोर्ट को रिलीज करने से किसने रोका था? कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है और फिर राहुल गांधी अपने भारत में यात्रा के दौरान कई बार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा चुके हैं। जहां बिहार में कांग्रेस और फिर राजद के साथ गठबंधन वाली नीतीश कुमार की सरकार ने जातिगत जनगणना का डेटा भी सार्वजनिक कर दिया है। जाति जनगणना के मामले में प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि आज समाज को बांटने के लिए हल्ला मचा रहे हैं। जब जातिगत जनगणना पहले हो चुकी है, जब उसे रिलीज तो कीजिए। जब कांग्रेस और फिर ना ही भाजपा ने इस रिपोर्ट को सामने रखा है। ये आपको हमको बेवकूफ बनाने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए, समाज में बांटने के लिए ये लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो फिर वहीं राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि पहले कर्नाटक में जातिगत जनगणना करा लो, तेलंगाना में जातिगत जनगणना करा लो, तब लोगों का विश्वास बनेगा। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कर्नाटक में आपकी सरकार है, आप वहां जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं और बिहार में आकर के लोगों को अगरा पिछड़ा करके बांट रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी पर भी हमला निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि 10 साल से अब भाजपा सरकार में है। उन्होंने भी रिपोर्ट जारी नहीं की है कि जनगणना पहले हो चुकी है और फिर उनके आंकड़े पहले जारी कर दो। दोस्तों भाजपा के एक आखिरी दांव से आरजेडी फंस सकती है। जी हाँ, आपको बता दूं कि लालू प्रसाद का जो EMY समीकरण है वो भी अब बिगड़ सकता है, क्योंकि अमित शाह एक ऐसा खेला करने जा रहे हैं जिससे आरजेडी में बेचैनी मची हुई है। आपको बता दूं कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी बड़ा दांव चला दिया है। यह इस दांव में आरजेडी बुरी तरीके से उलझ सकती है। दरअसल भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य के लक्ष्मण ने कहा कि ओबीसी मोर्चा आने वाले दिनों में पूरे देश में 10,000 सामाजिक सम्मेलन करेगा। इसके तहत 9 मार्च को पटना के पालीगंज में एक सामाजिक महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित रहे। के लक्ष्मण ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता करके
जानकारी दी है। के लक्ष्मण ने कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में ओबीसी समाज और फिर अति पिछड़ों को जितना सम्मान दिया गया और फिर उनके कल्याण के लिए कार्य किए गए, उतना काम कभी नहीं हुआ। इन्हीं मुद्दों को लेकर के मोर्चा ने देश भर में 10,000 सामाजिक सम्मेलन आयोजित करने का लक्ष्य तय किया है। के लक्ष्मण ने कहा कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 20 से 25 तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3 से 4 सामाजिक सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया है। जो उन्होंने जननायक, कर्पूरी ठाकुर एवं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की चर्चा करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस पर सोचा तक नहीं। दोस्तों, पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से महागठबंधन के कैंडिडेट हो सकते हैं। ये घोषणा होने का बस इंतजार है। आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव की इंडी अलायंस में एंट्री हो सकती है और वे पूर्णिया संसदीय सीट से महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार हो सकते हैं। अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस इसको लेकर के काफी दिनों से मंथन कर रही है। अब ये फाइनल स्टेज में है और फिर अगर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से हरी झंडी मिलती है तो फिर पप्पू यादव की जाप की एंट्री इंडी अलायंस में हो सकती है। इस बीच बिहार की सियासत से बड़ी खबर ये है कि लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर के जल्द ही कांग्रेस और फिर राजद के साथ घटक दलों की भी बैठक हो सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस करीब 12 सीटों पर राजद से बात कर रही है, लेकिन उसे 8 से 10 सीट मिलने की उम्मीद है। सूत्र बताते हैं कि अगले सप्ताह राजद और फिर कांग्रेस की एक बैठक होगी जिसमें तय किया जाएगा और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला जाएगा। इस बीच आपको ये बता दें कि महागठबंधन में पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी भी शामिल हो सकती है और कांग्रेस की तरफ से एक सीट उन्हें पूर्णिया दी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से एक खबर निकल करके सामने आ रही है कि राजद की सहमति पर जन अधिकार पार्टी की एंट्री हो सकती है, जहां लालू यादव की हरी झंडी मिलने के बाद ही पप्पू यादव को इंडी अलायंस में लिया जाएगा और उनको पूर्णिया सीट से कांग्रेस लड़ाने का फैसला कर सकती है। आपको बता दो कि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और फिर उनमें से करीब 8 से 10 लोकसभा सीटों पर दावेदारी कांग्रेस की तरफ से है। इस बीच महागठबंधन में कटिहार सीट पर सभी दलों का दावा है। यह इंडिया अलायंस में शामिल राजद, कांग्रेस और फिर भाकपा माले की ओर से इस सीट को लेकर के दावेदारी है। यह कटिहार ऐसी सीट है जहां कांग्रेस, राजद और फिर माले सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं। यहाँ कांग्रेस से तारिक अनवर, शकील अहमद खान और फिर आरजेडी से अशफाक खान के साथ ही मालिक से भी एक उम्मीदवार है जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बीच बिहार में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग की बैठक प्रस्ताव है, उसमें इन फैसलों पर मुहर लग सकती है। दोस्तों, अमित शाह ने लालू यादव को चेतावनी दी है कि जमीन माफिया को उल्टा करके सीधा लटकाएंगे। आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन पहले पटना के पालीगंज में एक सभा को संबोधित करते हुए बिहार में जमीन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की थी। अमित शाह ने कहा कि जमीन माफिया की अब खैर नहीं है। जब बिहार में डबल इंजन की सरकार फिर से बन गई है, भू माफिया को उल्टा करके सीधा लटकाने का काम एनडीए की सरकार करेगी। इसके लिए जल्द ही एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो कठोर कार्रवाई करेगी। उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि जिन्होंने गरीबों की भूमि कब्जाई है उन्हें यह सरकार जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अपने संबोधन में आरजेडी पर माफिया राज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। जहां उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ पिछड़ों और फिर अति पिछड़ों की जमीनें हथियाने का काम किया है। जहां अमित शाह ने परिवारवाद पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की भलाई के लिए काम किया है। जहां पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव भी इसी राह पर चले हैं। सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। जहां इसी तरह लालू प्रसाद यादव का मकसद है कि उनके बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। बिहार के 12वीं स्टूडेंट के लिए बहुत खुशखबरी वाली खबर है। आपको बता दूं कि जो इस बार 12वीं का एग्जाम दिया है उसके लिए खुशखबरी का खबर यह है कि बिहार भी इस बार सबसे पहले रिजल्ट जारी करेगा। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड सभी स्टेट बोर्ड्स में से सबसे पहले रिजल्ट जारी करता है। ये क्रम सालों से ऐसे चल रहा है। यह बिहार बोर्ड की डेट शीट आने से लेकर के एग्जाम आयोजित होने और फिर नतीजे आने तक सब कुछ दूसरे बोर्ड की तुलना में सबसे पहले होता है। इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। जो कॉपी मूल्यांकन का यानी कि कॉपी जांच करने का काम लगभग पूरा होने वाला है और मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो 2 से 3 दिन में टॉपर्स की इंटरव्यू भी शुरू हो जाएगी। इसके बाद हैंड राइटिंग मिलना जैसे कुछ प्रक्रियाएं होगी और फिर अंत में नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जब बोर्ड ने अभी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। जब पर पिछले सालों के आंकड़े देखें और फिर मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो रिजल्ट 20 से 30 मार्च के बीच आना चाहिए। जब मोटे तौर पर इस महीने के अंत तक परिणाम जारी हो सकता है। जब कुछ जगहों पर तो ये भी दावा किया जा रहा है कि होली के पहले ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जब बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा की परिणाम पहले
पहले आने की संभावना है। इस बार इंटर की परीक्षा में 13 लाख से ज्यादा कैंडिडेट शामिल हुए। इन सभी को नतीजे का इंतजार है, जो कि 20 मार्च के बाद कभी भी आ सकता है। हालांकि हमेशा की तरह इस बार भी बिहार बोर्ड नतीजे जारी करने से पहले इसकी तारीख जारी कर सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद रिजल्ट ऑनलाइन चेक किए जा सकते हैं। इसके लिए आपको बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका पता है biharboardonline.com। इसके साथ ही आप biharboardonline.biharboard.in पर भी जा सकते हैं। वहां से भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब करेंगे सेहत की बात। तो बात करते हैं कि आजकल पीठ के निचले हिस्से में दर्द की समस्या आम होती जा रही है। इसकी चपेट में बड़ी संख्या में लोग हैं। WHO का अनुमान है कि साल 2020 में दुनिया में करीब 619 मिलियन लोग इसके शिकार बने हैं, जिनकी संख्या 2050 तक बढ़कर के 843 मिलियन हो जाएगी। ये समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। ज्यादातर कम उम्र में ही ये समस्या देखने को मिलती है, जब पीठ दर्द के सबसे ज्यादा मामले 50 से 55 साल की उम्र में होते हैं, जहाँ आज हर 13वां इंसान इस दर्द को झेल रहा है। हालांकि इसका इलाज भी है, जिसे अगर घर पर ही अपनाया जाए तो फिर ये बिना दवा के भी इस दर्द से छुटकारा मिल सकता है। तो आइए जानते हैं पीठ के निचले हिस्से में दर्द से आप कैसे बच सकते हैं, इसका उपाय क्या है। आपको बता दूं कि आप सबसे पहले बात करेंगे कि कोल्ड एंड हीट थेरेपी ले। जी हाँ, किसी चोट के कारण अगर पीठ में दर्द है तो फिर चोट के बाद ही ठंडी पट्टी या फिर आइस पैक का इस्तेमाल राहत दे सकता है। यहाँ एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी मदद से चोट वाली जगह शून्य होती है और फिर दर्द से निजात मिल सकता है। इससे सूजन भी कम हो सकता है। अगर चोट पुरानी है तो फिर करीब 48 घंटे बाद पीठ पर हीटिंग पैड या फिर गर्म पानी की बोतल लगाना अच्छा हो सकता है। गर्माहट से दर्द वाली मांसपेशियों को आराम मिलता है। वहीं पर बात करेंगे दूध, हल्दी, शहद। आपको बता दूं कि पीठ दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर दूध, हल्दी और फिर शहद मदद कर सकता है। इन तीनों को मिलाकर के पीने से कमर दर्द को आराम मिल सकता है और फिर जोड़ों के साथ दूसरे अंगों का दर्द भी कम हो सकता है। वहीं पर बात करेंगे लहसुन की कलियां। जी हाँ, लहसुन की 2-3 कलियां रोज सुबह खाली पेट सेवन करने से इस दर्द से आराम मिल सकता है। पीठ दर्द से आराम पाना है तो तुलसी, सौंठ, खसखस और अदरक भी फायदेमंद हो सकता है, इसे तुरंत आराम मिल सकता है। वहीं पर अगर पीठ में बहुत ज्यादा दर्द है तो फिर अच्छी तरह से मालिश करने से भी छुटकारा मिल सकता है, इससे स्ट्रेस भी दूर हो सकता है। पीठ की मालिश लहसुन के तेल से करने पर और भी ज्यादा आराम मिल सकता है। थोड़ा सा सरसों का तेल, नारियल का तेल को थोड़ी सी आंच पर गर्म करें और फिर उसमें लहसुन की कलियां मिलाकर के मालिश करें। वहीं पर पीठ दर्द से छुटकारा पाने के लिए नियमित तौर पर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे न सिर्फ अभी की समस्या दूर हो सकती है बल्कि भविष्य में भी होने वाली परेशानियां कम हो सकती है। हालांकि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज अच्छी होगी, एक्सपर्ट से ही इसका राय लेनी चाहिए। दोस्तों अगर आपके घर में बच्चे हैं और बिना मोबाइल या फिर टीवी देखे हुए खाना नहीं खाते हैं तो आप इस बुरी आदत को कुछ आसान ट्रिक आजमा करके छुड़ा सकते हैं। जी हाँ, बच्चों की इन बुरी आदतों को बहुत ही आसान तरीके से छुड़ा सकते हैं, जो कि आपको ये तरीका मालूम होनी चाहिए। हम आपको अभी इन तरीका के बारे में बताएंगे। तो आपको बता दूं कि बच्चों के साथ अक्सर ही ये दिक्कत रहती है कि ये खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन मोबाइल फोन के बिना नहीं रह सकते हैं। जब बच्चे की ये आदत अक्सर ही माता पिता के लिए जी का जंजाल बन जाती है। पेरेंट्स को ये समझने में दिक्कत होती है कि किस तरह बच्चे का ध्यान मोबाइल से हटा करके खाने पर ही लगाया जाए, लेकिन बच्चे के हाथों से मोबाइल हटाया जाए तो फिर ये रोने लगता है और फिर जिद करने लगता है कि उसके हाथों में मोबाइल दिया जाए। ऐसे में बच्चे के इस मोबाइल एडिक्शन को छुड़ाने के लिए कुछ आम सी ट्रिक्स अपनाई जा सकती है। बच्चों को मोबाइल की लत से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आप उसके साथ में बैठ करके खाना खाएं। जब बच्चे के पास बैठ करके खाना खाएं, जब बच्चे को अपने पेरेंट्स का अटेंशन मिलता है तो फिर उसका ध्यान खुद ब खुद अपने पेरेंट्स पर जाता है। जब मोबाइल टीवी चलाने की आदत आपको खुद भी छोड़नी चाहिए। अगर आप अपने बच्चे के सामने मोबाइल फोन में लगे रहते हैं तो फिर बच्चा भी फोन देखने की जिद करते रहेगा। तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चे के हाथों से मोबाइल एकदम से ना छीनें अगर बच्चे ऑलरेडी मोबाइल फोन चला रहे हैं तो, बल्कि उसकी आदतों को धीरे धीरे बदलने की कोशिश करें। वहीं पर बच्चों को अगर बातों में लगाया जाए तो फिर बच्चे का ध्यान फोन या फिर टीवी से हटाया जा सकता है। जब बच्चे से उसकी पसंद या फिर नापसंद के बारे में पूछें, या स्कूल में क्या हुआ या फिर दोस्तों से क्या बात होती है, कौन से खिलौने अच्छे लगते हैं और फिर कौन से नहीं, ये सब बातें बच्चों से पूछा जा सकता है। इससे बच्चों का ध्यान खाने पर और फिर आपकी बातों पर रहेगा। इससे बच्चे फोन में लगे रहने की जिद नहीं करेंगे। जी हाँ, यही नहीं, आप हर एक स्क्रीन को बच्चों से दूर रखें या फिर बच्चों की नज़र से दूर रखें। या कोशिश करें कि टीवी या फिर मोबाइल खाते समय बच्चे बिल्कुल भी सामने ना रखें। जब बच्चे का मनपसंद खाना बनाएं, इससे बच्चे का पूरा ध्यान अपने खाने पर रहेगा और फिर यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा। बच्चे के सामने शर्त रखें कि आप जो उसे फोन चलाने देंगे, लेकिन खाने के बाद, जब खाना खाने के वक्त नहीं। इससे अपने घर पर रूल्स यानी कि रूटीन बना ले कि कोई भी फोन के साथ खाना खाने नहीं बैठे।
बिहार की सियासत में यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर से चर्चा में है। जहां वो इस बार पूरी तरीके से राजनीतिक रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। खुलेआम जनता के बीच अपने मन की बात को रख रहे हैं और फिर आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को ललकार रहे हैं। इस बीच उनका एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने नेताओं को उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। मनीष कश्यप ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे नेताओं की नींद उड़ सकती है। जब मनीष कश्यप ने कहा है कि मैं नेता बनने जा रहा हूं और खुलेआम चुनाव लड़ूंगा, इन नेताओं ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जहां इन्होंने मेरे घर में आग लगाई है। मन करेगा तो हमको नेता बनाइएगा, नहीं तो फिर जिसे बनाते हैं उसे बनाइएगा, लेकिन मैं इस सिस्टम में जाऊंगा और मुझे इस बात की शर्म नहीं है। मनीष कश्यप ने कहा है कि उस सदन में जो है महनमा डुमरी एक बाढ़ क्षेत्र में पैदा हुआ लड़का क्यों नहीं जा सकता है, जिसकी माँ का इलाज नाव पर लाद करके सुगोली में हुआ है। जब मोदी जी ने साफ कहा है कि परिवारवाद को हटाए बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता है। मोदी जी की बात तो मानिएगा ना, वह तो झूठ नहीं बोलेंगे। जब चंपारण की धरती से मोदी जी झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। या साथ ही साथ आपको बता दूं कि इससे पहले मनीष कश्यप ने ताल ठोक करके कहा था कि कोई भी पार्टी टिकट दे या ना दे, लेकिन जनता मुझे टिकट देगी। मैं पश्चिमी चंपारण से चुनाव बिल्कुल भी लड़ूंगा। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जो माए बाप कर रहे हैं वे राज भोग रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोलते हुए कहा कि वे राज भोग रहे हैं और मैं जनता की सेवा करूंगा। बिहार के वैशाली में चिराग पासवान कल बड़ी हुंकार भरी है और वहां पर उन्होंने कहा है कि मेरा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अभी कुछ ही दिन बचे हैं, जब चुनाव की घोषणा भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन सभी लोकसभा क्षेत्र में नेताओं का दौरा शुरू हो गया है। रविवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साहेबगंज में जन आशीर्वाद सभा को संबोधित किया। चिराग पासवान की इस रैली में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। चिराग पासवान ने मंच से लोगों को संबोधित किया। चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव को लेकर के सरगर्मियां एकदम बढ़ी हुई है। जब गठबंधन और प्रत्याशियों को लेकर के तमाम तरीके की बातें प्रमुखता से सुर्खियां बनी हुई है। लंबे समय से लोग इस बात का कयास लगा रहे हैं कि चिराग पासवान किसके साथ गठबंधन करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किसके साथ आने वाला चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। चिराग पासवान जब तक जिएगा वह बिहार और फिर बिहारियों के लिए समर्पित रहेगा। चिराग पासवान को न कभी सत्ता का मोह रहा है और न ही सत्ता का लालच रहा है। मेरा आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के लिए समर्पित है। चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले हम एकजुट हुए हैं। यह कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, गठबंधन हुए, कई गठबंधन टूटे, लेकिन आज भी हमारे प्रदेश की समस्या वहीं की वहीं मौजूद है। आज यही आग्रह करने आया हूं कि हमारे प्रदेश को बार बार सरकारों ने लूटा है और कई राजनीतिक दल के नेताओं ने बड़ी बड़ी वादे किए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार आज वहीं खड़ा है। बिहार बर्बादी की ओर अग्रसर है। चिराग पासवान ने कहा है कि आज भी हमारा बिहार के युवा यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर है। आज भी हमारे युवा शिक्षा और फिर रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। ये चुनाव का समय है, हम लोगों को सही फैसला लेना होगा। बिहार पुलिस की एक हैरान कर देने वाली करतूत सामने आई है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं, इसमें एक पुलिस वाले दिख रहे होंगे और एक मुजरिम दिख रहे होंगे। जब मुजरिम के हाथ में हथकड़ी है, लेकिन हथकड़ी का रस्सी पुलिसकर्मी नहीं पकड़े हुए हैं, बल्कि मुजरिम खुद पकड़े हुए हैं। यानी कि उन्हीं के हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है और उस रस्सी को वही पकड़े हुए हैं। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं पता है? पुलिस वाले खैनी बना रहे हैं। जब खैनी रगड़ रहे हैं, खैनी बना रहे हैं। बिहार के दरभंगा से पुलिस और फिर कैदी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस हथकड़ी से पुलिस वाले ने कैदी को पकड़ रखा था, खैनी खाने के चक्कर में उसी हथकड़ी की रस्सी को उसने कैदी को ही थमा दिया। इस दौरान किसी ने इसका वीडियो भी बना लिया। कैदी से पूछा गया है कि हथकड़ी की रस्सी तो तुम्हारे हाथ में है, अगर मौका मिले तो क्या तुम भाग जाओगे? इस पर कैदी ने कहा कि भागना होता तो फिर कल रात ही भाग जाता। कैदी की बात सुनकर के खैनी खा रहे एएसआई ने कहा कि ऐसे कैसे भाग सकता है, जब हम तो यहीं बगल में बैठे हैं। बताया जा रहा है कि कैदी को गिरफ्तार करके कोर्ट लाया गया था। तब एएसआई उसे लेकर के एक चाय की दुकान में बैठ गए। जब उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया, लेकिन तभी जिस हथकड़ी से कैदी को बांधा था, जब उसकी रस्सी उसी को थमा दी गई। जब फिर एएसआई ने जेब से खैनी निकाली, उसे रगड़ा और खा लिया। वहीं पर रास्ते से गुजर रहे एक शख्स ने इसका वीडियो बना करके वायरल कर दिया। हालांकि इस वायरल वीडियो की केडीबी लाइव पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बताया जा रहा है कि वीडियो दरभंगा का है। वायरल वीडियो पर यूजर्स की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जी हाँ, कई यूजर्स का कहना है कि ये तो सरासर लापरवाही है, तो फिर वहीं कुछ लोग इस वीडियो को मजाकिया तौर पर ले रहे हैं। दोस्तों, बिहार में अब चिराग पासवान की मनमानी नहीं चलने वाली है, जहां एनडीए में मुकेश सहनी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दो कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के दोनों ही गठबंधन वेट एंड वॉच की नीति पर काम कर रहा है, यानी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। अभी तक किसी भी गठबंधन यानी कि किसी भी खेमाने सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया है। नीतीश कुमार के साथ आने वाले एनडीए के समीकरण बदल गए हैं, जहाँ ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर के आपसी सहमति बन गई है। हालांकि चिराग पासवान ने मौन
साध लिया है, बीजेपी को अपना तेवर दिखा रहे हैं। इन सब के बीच जो खबर सामने आ रही है वो लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के लिए परेशानी बना सकती है। जब विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी और भाजपा के बीच बीते कई दिनों से गठबंधन को लेकर के बात चल रही थी, अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक वीआईपी के एनडीए में शामिल होने पर सहमति बन गई है। वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी जल्द ही दिल्ली की यात्रा कर सकते हैं, जहां वहां उनकी मुलाकात बीजेपी नेतृत्व से हो सकती है, जिसमें सीट को लेकर के फाइनल हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर सीट दे सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सन ऑफ अल्लाह की पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर के 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जहां तीनों पर ही हार का सामना करना पड़ा था। इन्हें मुजफ्फरपुर सीट भी शामिल थी। वहीं पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिना नाम लिए ही हाल ही में चिराग पासवान पर हमला बोला था। मुकेश सहनी ने कहा था कि ये पार्टी मेरे पिताजी बना करके नहीं गए हैं, मैं स्वयं संघर्ष करके पार्टी को यहाँ तक लाया हूँ। आज भी हम बेफिक्र हैं, हमारी तैयारी लोकसभा के लिए पूरी तरह है। मुकेश सहनी ने साफ लहजे में कहा है कि बिहार की राजनीतिक दलों को पता है कि वीआईपी अन्य पार्टियों का गेम बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपना काम कर चुके हैं और मन भी बना चुके हैं। जल्द ही घोषणा भी करूंगा कि किस गठबंधन के साथ लड़ जाना है। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है सीवान से। सीवान के पूर्व सांसद बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब भी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। किस सीट से चुनाव लड़ेगी ये भी क्लियर हो चुका है, यानी कि हिना साहब ने क्लियर कर दिया है कि वे किस लोकसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दूं कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने रविवार को यानी कि 10 मार्च को कल 10 मार्च को एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां उनका ये ऐलान आरजेडी को बड़ा झटका दे सकता है। हिना साहब स्टेशन रोड में रविवार को एक कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां यही उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि उन्हें आरजेडी से पहले भी कोई नाराजगी नहीं थी, आज भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सीवान से वे खुद या फिर उनके बेटे ओसामा साहब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय किसी भी पार्टी से नहीं। हिना साहब ने कहा है कि आज भी उनके संपर्क में सभी दल के लोग हैं। हिना साहब ने ये बयान देकर के सबको चौंका दिया है। आपको बता दो कि हिना साहब 3 बार सीवान लोकसभा सीट पर आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है, हालांकि उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ा है। इस बार बगावती तेवर दिखाते हुए हिना साहब ने ऐलान कर दिया है कि वे निर्दलीय ही चुनाव लड़ेगी। दरअसल हिना साहब ने एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में ये सारा बयान दिया है। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। बातचीत में हिना साहब ने कहा है कि सीवान का उनका पूरा परिवार है, चाहे जदयू हो, आरजेडी हो या फिर कोई भी दल हो, आज भी सभी से उनका अच्छे संबंध है। सभी लोग साहब से के बहुत करीबी रहे हैं। जब दल तो बाद में हुआ, पहले सब सीवान एक परिवार था। दोस्तों, बिहार के 35,000 छात्राओं को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, जहां फ्री कोचिंग मिलेगी छात्रों को। आपको बता दो कि बिहार अन्न पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय की 35,000 छात्राओं को नए सत्र में फ्री में कोचिंग दी जाएगी। इस संबंध में पिछड़ा वर्ग और फिर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश के मुताबिक आवासीय सुविधा के तहत ऑनलाइन पढ़ाई और फिर निःशुल्क में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने सभी 38 जिलों में स्थित अन्न पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च माध्यमिक में विद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की है। जी हाँ, इससे एक शैक्षणिक सत्र में 35,000 से ज्यादा लड़कियों को ऑनलाइन पढ़ाई करने का लाभ मिलेगा। लड़कियों को हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। सभी कन्या आवासीय विद्यालयों में इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। छात्रों को जेईई एवं नीट आदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले नामचीन कोचिंग संस्थानों से तैयार स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी दिया जाएगा। शादी नहीं करनी है सर प्लीज। जब बोर्ड एग्जाम में कॉपियों में छात्रों ने ऐसी इमोशनल बातें लिखी है कि अब इस फोटो वायरल हो चुका है। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड एग्जाम में छात्रों की आंसर शीट की फोटो जम करके वायरल हो रहे हैं। वायरल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पास होने के लिए स्टूडेंट ने सवाल का जवाब की जगह कुछ और ही लिखा है, ऐसा कुछ जिसे लोग खूब वायरल कर रहे हैं। आइए जानते हैं जवाब की जगह कॉपी में क्या क्या लिखा गया। तो बात करते हैं कि एक रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में छात्रों द्वारा लिखी गई कॉपियों की चेकिंग पर उनका मूल्यांकन किया जा रहा है, जहां मानो मार्क्स दिए जा रहे हैं। जहां आरा जिले में स्थित मॉडल स्कूल में जांच के दौरान एक कॉपी में छात्रा ने पेपर पास करने के लिए निवेदन पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि मेरे पापा किसान हैं, वे अकेले मुझे पढ़ाने का बोझ नहीं उठा पाते हैं, इसलिए वे मुझे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम 318 नंबर नहीं लाओगी तो फिर मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा और शादी करा दूंगा। सर प्लीज़ मेरी इज्जत बचा लीजिए, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ प्लीज़। मैं गरीब घर की लड़की हूँ, मेरे पापा दिन में सही से 400 रुपये भी नहीं कमा पाते हैं, तो फिर पढ़ाएंगे कहाँ से? यही समस्या है और कुछ नहीं। जहाँ एक रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के जमुई में 12वीं के छात्रों की कॉपी की चेकिंग के दौरान एक कॉपी में छात्रा ने अपने हालातों के बारे में बताया है। जब पास करने की गुहार लगाते हुए उसने लिखा है कि मेरा ये बोलना बहुत ज़रूरी है, मुझे पता है कि आप सबको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। सर 10 दिन पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी,
और फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। जब ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है, जब फिर भी एग्ज़ाम देने आई हूँ। सर प्लीज़ नंबर दे दीजिए, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है। मुझे आशा है कि आप समझेंगे। वहीं पर एक अन्य छात्रा ने लिखा है कि उसके सिर पर चोट लगी है। आगे कहा है कि सिर पर चोट लगने की वजह से वह सही से पढ़ाई नहीं कर पाई है और इसलिए उस पर रहम किया जाए और फिर उसे पास करा दिया, उसको बढ़िया सा नंबर दे दिया जाए। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग का हाल क्या है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपनी बैठक में नहीं आने वाले कुलपतियों के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए थाने में आवेदन दिलवा दिया है। लेकिन वहीं पर शिक्षा विभाग के मंत्री ने कहा कि एफआईआर हुआ ही नहीं है, कोई मुकदमा नहीं हुआ है। आपको बता दूं कि पिछले सप्ताह ही बिहार के कई जिलों की जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यूनिवर्सिटी के वीसी, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया था। यह दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के बीआरए बिहार विश्वविद्यालय भागलपुर के टीएमबीयू मधेपुरा के बीएनएमयू और फिर पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपतियों, स्कूल सचिव और फिर परीक्षा नियंत्रकों के खिलाफ उन जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने संबंधित थानों में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। इन जिलों के पुलिस पदाधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कुलपतियों, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन दिया है। लेकिन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कुलपतियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। सवाल उठ रहा है कि मंत्री को विभाग की जानकारी है या फिर वे भी अपने अपर मुख्य सचिव के पाठक से डर रहे हैं। के पाठक के आदेश पर ही डीईओ ने थाने में आवेदन देकर के कहा कि वे शिक्षा विभाग की ओर से नामित व्यक्तियों के खिलाफ बिहार विद्यालय परीक्षा संचालन अधिनियम और फिर भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज करना चाहते हैं। आवेदन में विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर समीक्षा कार्यों में लापरवाही बरतने को लेकर के कार्रवाई करने की बात कही गई। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।